बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द सैंडमैन। इस कहानी की शुरुआत में हमें ख्वाबों के देवता को दिखाया जाता है जो अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया में अपने एक असिस्टेंट को ढूंढने के लिए आए हैं। दरअसल उनका जो असिस्टेंट होता है वो लोगों को अच्छे नहीं बल्कि बुरे ख्वाब दिखाता है, इसीलिए वो ख्वाबों के देवता के साथ काम नहीं करना चाहता और उनकी दुनिया छोड़कर वो इंसानों की दुनिया में आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो बहुत दुखी होते हैं। दरअसल कुछ वक्त पहले उन्होंने अपने बेटे को खो दिया है, इसीलिए वो एक आदमी से उसके महल में मिलने जाते हैं। ये आदमी बहुत ही खतरनाक होता है क्योंकि ये काला जादू करता है और प्रोफेसर इस आदमी के जरिए, काले जादू के जरिए मौत के देवता को अपने वश में करके अपने बेटे को जिंदा करना चाहता है। और ये एक किताब जो कि काले जादू की किताब होती है, उससे मौत के देवता को अपनी दुनिया में अपने वश में करने के लिए बुलाते हैं। लेकिन ये जो काला जादूगर होता है, इसे जादू की हर एक चीज बहुत अच्छे से नहीं आती, इसीलिए इसका जादू उल्टा हो जाता है और ये मौत के देवता के बदले यहाँ पर ख्वाबों के देवता को कैद कर लेते हैं। ख्वाबों के देवता बेहोश होते हैं और उनकी तीन चीजें नीचे गिर जाती है, जिसमें एक लॉकेट होता है जिसमें लाल रंग का रूबी है, साथ ही एक हेलमेट जो कि बहुत ही शक्तिशाली है और एक पोटली जिसमें सैंड यानी कि रेत है। ये उन तीनों चीजों को अपने पास रख लेते हैं। ख्वाबों के देवता जो कि अब इनकी कैद में है वो बेहोश होते हैं। इस वजह से जो इंसान सोए होते हैं उन्हें नींद की, सपनों की अलग अलग बीमारियां होना शुरू हो जाती है। कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। वहीं सपनों के देवता जब होश में आते हैं तो प्रोफेसर उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरे बेटे को जिंदा करना होगा, लेकिन सपनों के देवता उसकी किसी बात का कोई भी जवाब नहीं देते। सपनों के देवता को एक जादुई सर्कल के अंदर रखा होता है, वो चाहकर भी इस सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते और इसे एक चीज से कवर भी कर दिया जाता है ताकि अगर वो यहाँ से निकलने की कोशिश भी करे तो इसके बाहर ना आ पाए। यहाँ पर जो गार्ड्स होते हैं उन्हें नींद ना आने की दवा दी जाती है ताकि अगर कभी भी गलती से सर्कल मिटे और सपनों के देवता यहाँ से भागने की कोशिश करे तो उन्हें पकड़ लिया जाए। यहाँ पर सपनों के देवता का असिस्टेंट भी आ जाता है जो लोगों को बुरे सपने दिखाता है। वो भी प्रोफेसर और जादूगर के साथ मिल जाता है ताकि सपनों के देवता को कभी भी यहाँ से आजादी ना मिले। यहीं पर हमें एक बर्ड को भी दिखाया जाता है जो सपनों के देवता का बर्ड है और ये चाहता है कि किसी भी तरह से सपनों के देवता को आजाद कर दे, लेकिन उन्हें आजाद करना इतना आसान नहीं है क्योंकि मंत्रों के जिस घेरे के अंदर वो हैं उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो जादूगर होता है उसका एक बेटा भी होता है और एक दिन जब वहाँ पर गार्ड नहीं होते तो वो सपनों के देवता के पास जाता है और कहता है कि अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करवा देता, लेकिन मैं शायद ऐसा नहीं कर पाऊंगा। और ये बात उसके पिता जादूगर सुन लेते हैं जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटे को बहुत मारते हैं और कहते हैं कि अगर वो मौत का देवता वहां से आजाद हो गया तो वो हम सबको मार देगा। इन्हें नहीं पता होता कि ये सपनों का देवता है। दरअसल जादूगर का ये सौतेला बेटा होता है। वो कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना मारूं तो तुम्हें यहाँ पर एक पक्षी को मारना होगा। ये उसी मौत के देवता का पक्षी है जो उसे छुड़ाना चाहता है। वहीं पक्षी को दिखाया जाता है जो इस जगह पर आग लगाने की कोशिश कर रहा होता है और तभी जादूगर का सौतेला बेटा उसके सामने आकर उसे मार देता है। सपनों के देवता अपनी आंखों से देखते हैं लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाते। आज उन्हें यहाँ कैद में पूरे 10 साल हो चुके हैं। वहीं जादूगर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम एथल है। वो जादूगर के बच्चे की माँ बनने वाली है, लेकिन जादूगर इस बच्चे को अपनाना नहीं चाहता। वो कहता है कि तुम अपना एबॉर्शन करवा दो। इस बात से उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत गुस्सा आता है और वो उसकी उन तीनों जादुई चीजों को जो सपनों के देवता की है, जिसमें गले का लॉकेट, एक हेलमेट और एक जादुई पोटली जिसमें रेत है, वो तीनों चीजें हैं, उन्हें चुराकर उस जगह से निकल जाती है। इस बात से जादूगर को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल इन्हीं चीजों की वजह से आज वो बहुत अमीर और प्रसिद्ध आदमी बन गया होता है और अब वो सपनों के देवता के पास आता है। उनसे कहता है कि मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। दरअसल आज तक सपनों के देवता ने एक भी शब्द नहीं बोला होता और आज भी वो उसकी बात का कोई जवाब नहीं देते। यहाँ पर जादूगर का सौतेला बेटा एलेक्स भी होता है। उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाती है जिसमें जादूगर को धक्का लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद एलेक्स सपनों के देवता के पास जाता और उनसे कहता है कि मैं आपको आजाद कर दूंगा, लेकिन आपको मेरी जान को बख्शना होगा। सपनों के देवता उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया होता है कि इस कैद से आजाद होने के बाद वो उसे मार देंगे क्योंकि उसने उनके पक्षी को मारा था। वहीं दूसरी तरफ जादूगर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो एक बेटे को जन्म देती है। वो अपने बेटे के साथ अब बहुत खुश है, साथ ही उसके पास सपनों के देवता की तीनों जादुई चीजें भी हैं। यहाँ पर धीरे धीरे वक्त बीतता है और जादूगर का सौतेला बेटा एलेक्स अब बूढ़ा हो चुका है। वो व्हीलचेयर पर होता है और वो सपनों के देवता के पास आता है। दरअसल वो जानता है कि उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त आ चुका है, इसीलिए वो सपनों के देवता से मिलने के लिए आया होता है और आज भी वो उनसे वही बात कह रहा होता है कि मैं आपको आजाद कर दूंगा, लेकिन आपको मुझे माफ करना होगा।
सपनों के देवता उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देते और जब वो अपनी व्हील चेयर से वहां से निकलता है तो उसके व्हील चेयर के टायर से वो घेरा मिट जाता है जिसके अंदर सपनों के देवता कैद हैं और वो अपने आप को वहां से आजाद करने के बाद एलेक्स को उसी के सपनों की दुनिया में हमेशा के लिए कैद कर देते हैं क्योंकि उसने उनके पक्षी को मारा था। और अब वो वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं जिसे देखकर उन्हें बहुत दुख होता है क्योंकि आज इतने सालों के बाद जब वो अपने सपनों की दुनिया में लौटे हैं तो उनकी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। वहीं उनका वो असिस्टेंट जो लोगों को बुरे सपने दिखाता है उसे पता चल जाता है कि सपनों के देवता आजाद हो चुके हैं, इसीलिए वो अपने आप को बचाने के लिए और पावरफुल बनाने के लिए उस लेडी के पास जाता है जो जादूगर की गर्लफ्रेंड थी, जो सपनों के देवता की तीनों चीजों को चुरा कर निकल गई थी। और वो कहता है कि मुझे वो तीनों चीजें चाहिए। वो लेडी आज भी पूरी तरह से जवान होती है। वो कहती है कि 2 चीजें मैंने बेच दी और लॉकेट आज भी मेरे पास है जिस वजह से मेरी उम्र नहीं बढ़ती। सपनों के देवता का असिस्टेंट उससे लॉकेट छीनने की कोशिश करता है लेकिन वो लॉकेट बहुत शक्तिशाली होता है, इसीलिए जादूगर की गर्लफ्रेंड उस लॉकेट से उसे उसी के सपनों की दुनिया में कैद कर देती है। वहीं सपनों के देवता को दिखाया जाता है जिन्हें अपनी दुनिया दोबारा से बनाने के लिए उन तीनों चीजों की जरूरत है। इसीलिए यहाँ पर वो 3 शक्तिशाली देवियों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरी वो 3 चीजें कहाँ पर हैं। वो बताती हैं कि तुम्हारी सबसे पहली चीज वो लॉकेट वो एक लेडी के पास है जो अर्थ पर है, तुम्हारा हेलमेट नर्क में है और तुम्हारी रेत की पोटली एक लड़की के पास है जो डीमंस को भगाती है। वही हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसके पास लॉकेट है। वो अपने बेटे से मिलने हॉस्पिटल में जाती है जो बूढ़ा हो चुका है। वो उसे कहती है कि जब भी ख्वाबों के देवता यहाँ पर आए तो तुम उन्हें ये लॉकेट देकर अपनी जान बचा लेना। वो अपना लॉकेट उतार कर अपने बेटे को दे देती है जिसके बाद वो बूढ़ी होकर मर जाती है। उसका बेटा ये तय करता है कि वो इस लॉकेट को ख्वाबों के देवता को नहीं देगा और इसकी शक्ति से वो यहाँ पर गार्ड्स को मार देता है। वहीं ख्वाबों के देवता को दिखाया जाता है जो उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं जिसके पास रेत की सैंड की थैली है। वो एक चर्च में जा रही होती है। ख्वाबों के देवता से वो कहती है कि मैं चर्च से वापस आती हूँ, तब तक तुम मेरा यहीं पर इंतजार करो। और वो चर्च के अंदर चली जाती है जहाँ पर वो एक इंसान के अंदर से डीमन को बाहर निकालती है। अब ख्वाबों के देवता भी यहाँ पर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि मेरी रेत की जो पोटली तुम्हारे पास है वो मुझे वापस दे दो। वो कहती है कि वो मेरे पास नहीं है बल्कि मेरी एक दोस्त के पास है। और इसके बाद वो सपनों के ख्वाबों के देवता को अपने साथ अपने दोस्त के पास ले जाती है और जब वो घर पर पहुंचते तो देखते हैं कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। रेत की पोटली उसके हाथ में होती है जो ख्वाबों के देवता ले लेते हैं और इस तरह से उन्हें उनकी पहली चीज मिल जाती है। इसके बाद ख्वाबों के देवता नर्क की देवी के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरा एक हेलमेट जो किसी ने चुरा लिया है वो नर्क में है, यहीं वो किसी आदमी के पास है। इसके बाद नर्क की देवी उस आदमी को बुलाती है जिसके पास ख्वाबों के देवता का हेलमेट होता है, लेकिन वो उन्हें हेलमेट देने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हें हेलमेट चाहिए तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा और अगर तुमने सही जवाब नहीं दिए तो तुम्हें हमेशा मेरा गुलाम रहकर रहना पड़ेगा। और अब ख्वाबों के देवता उसके सभी सवालों का जवाब ठीक ठीक दे देते हैं, जिसके बाद उन्हें अपना जादुई हेलमेट भी मिल जाता है। और अब उन्हें तीसरी चीज चाहिए जो कि वो लॉकेट है जो उस लेडी के बेटे के पास है जो मेंटल हॉस्पिटल में था। और उसके पास ख्वाबों के देवता का असिस्टेंट जाता है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि ये इंसान पूरी तरह से साइको है। और अब ख्वाबों के देवता भी उस आदमी तक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि वहां पर लॉकेट है और जैसे वो लॉकेट को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो लॉकेट उन्हें दूर फेंक देता है, क्योंकि जिस भी आदमी के पास ये लॉकेट होगा वही इसकी शक्तियों को इस्तेमाल कर पाएगा। अब वो आदमी इस लॉकेट को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहां पर वो इसकी शक्ति से सभी के दिमागों से खेलना शुरू कर देता है। सब एक दूसरे पर हमला कर देते हैं जिसमें कई लोगों की जान भी चली जाती है। ख्वाबों के देवता यहाँ पर आ जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि ये लॉकेट मुझे लौटा दो, ये तुम्हारी दुनिया के लिए सही नहीं है, ये तुम्हारी दुनिया को सिर्फ नुकसान पहुंचाएगा। और इसके बाद वो उसे ख्वाबों की दुनिया में कैद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी खुद ख्वाबों की दुनिया में चला जाता है जहां पर ख्वाबों के देवता का और उसका आपस में आमना सामना होता है। वो उस लॉकेट से ख्वाबों के देवता पर हमला करता है और उनके अंदर बहुत शक्तियां होती है, इसीलिए लॉकेट की सारी शक्तियों को वो अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और इसके बाद उस आदमी को उसी के सपनों की दुनिया में पूरी तरह से उलझा देते हैं, जिसके बाद असली दुनिया में दिखाया जाता है कि वो आदमी कोमा में चला गया है। ख्वाबों के जो देवता होते हैं इनकी बहन मौत की देवी होती है और अब इनके पास इनकी तीनों चीजें वापस आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी ख्वाबों के देवता को अधूरापन लग रहा होता है, इसीलिए वो अपनी बहन मौत की देवी के पास आए होते हैं।
वो उससे पूछते हैं कि मैं इतने सालों तक कैद था, गायब था, कभी तुमने मेरी मदद करने की कोशिश क्यों नहीं की। और अब मौत की देवी उसे अपना काम दिखाती है। वो बताती है कि मैं लोगों के पास जाती हूँ लेकिन लोग मरने के लिए तैयार नहीं होते, जिस वजह से मुझे उनके गुस्से का सामना करना पड़ता है। तुम्हें हताश नहीं होना चाहिए, जल्दी तुम अपनी दुनिया को दोबारा से बना दोगे, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। ख्वाबों के देवता को इससे बहुत हिम्मत मिलती है। वो वापस अपनी दुनिया में आ जाता है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि ख्वाबों की दुनिया से 3 नाइटमेयर आज भी मिसिंग है और इसके लिए ख्वाबों का देवता अपने आप को जिम्मेदार समझता है। यहाँ पर वो वॉर्टेक्स के बारे में भी बात करती है लेकिन इस बारे में ख्वाबों के देवता को पहले से पता होता है। दरअसल वॉर्टेक्स जो है वो एक लड़की है और वो ख्वाबों की दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। उस लड़की का नाम रोज होता है। ख्वाबों के देवता कहते हैं कि रोज पर मैंने नजर रखी हुई है, उसी की मदद से मैं अपने तीनों असिस्टेंट्स को वापस लेकर आऊंगा, उन्हें ढूंढ लूंगा। रोज का दरअसल एक भाई भी होता है जिसे किसी दूसरी फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया होता है और अब वो अपने भाई को किसी भी कीमत पर ढूंढना चाहती है। ख्वाबों के देवता ने रोज पर नजर रखने के लिए अपने रेवन को, अपने पक्षी को उसके पीछे लगा रखा होता है क्योंकि वो सिर्फ रात को जब वो सोती है तभी उस पर नजर रख सकते हैं, दिन में वो उस पर नजर नहीं रख सकते। रोज अपने एक दोस्त के साथ इंग्लैंड के एक ऑर्फनेज में जाती है जहाँ पर वो अपने भाई को ढूंढना चाहती है। इस ऑर्फनेज की हेड उसे बताती है कि तुम्हारे भाई को एक फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है, उसकी लाइफ अब बहुत ज्यादा अच्छी है और ऐसी लाइफ तुम कभी अपने भाई को नहीं दे सकती। रोज अपने भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है लेकिन उसका भाई उसे नहीं मिलता और इसके बाद वो ख्वाबों के देवता के पास जाती है। ख्वाबों के देवता उसे बताते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हारा भाई मेरे एक असिस्टेंट के पास है और तुम ही अपने भाई को ढूंढ सकती हो क्योंकि तुम एक वॉर्टेक्स हो। वॉर्टेक्स वो होते हैं जो सोने के बाद, सपनों की दुनिया में जाने के बाद अपने सपनों के अलावा दूसरों के सपनों में भी जा सकती है। और अब रोज सपनों की दुनिया में जाकर अपने भाई के सपनों में चली जाती है जहाँ पर उसे पता चल जाता है कि उसका भाई कहाँ पर है और अब जल्द से जल्द वो अपने भाई तक पहुँचना चाहती है। अब क्योंकि वो अपने भाई तक पहुंच चुकी है इसीलिए सपनों के देवता भी अपनी पहली असिस्टेंट को ढूंढ लेते हैं, लेकिन अभी भी उन्हें अपने 2 और असिस्टेंट्स को ढूंढना है, जिसमें से एक तो वो है जो सबसे पहले उस दुनिया से यानी कि ख्वाबों की दुनिया से चला गया था, तो लोगों को अच्छे नहीं बल्कि बुरे ख्वाब दिखाता है और वो चाहता है कि ख्वाबों का देवता मारा जाए। और ख्वाबों के देवता का वही असिस्टेंट रोज के उसके भाई तक पहुंचने से पहले वो खुद रोज के भाई तक पहुंचकर उसे अपने साथ ले जाता है। वही रोज को दिखाया जाता है जो अपने भाई को लेने के लिए गिलबर्ट नाम के एक आदमी के साथ अपने भाई के घर की तरफ निकल पड़ती है। दरअसल गिलबर्ट ने एक बार क्लब के बाहर उसके कुछ लड़कों से जान बचाई थी, इसीलिए अब वो उसके साथ है। ये दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रोज का भाई है। गिलबर्ट वहां पर देखता है कि ख्वाबों के देवता का वो असिस्टेंट जो कि एक बुरा असिस्टेंट है वो पहले से वहां पर होता है, जो रोज के भाई को अपने साथ यहाँ पर ले आया होता है। गिलबर्ट इसे देखकर भाग जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ख्वाबों के देवता का जो दूसरा असिस्टेंट है वो गिलबर्ट है और तीसरा वो जो रोज के भाई को अपने साथ ले गया है। ये बात ख्वाबों के देवता को पता चल जाती है और वो असली दुनिया में उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर रोज और उनका वो असिस्टेंट है जो कि एक बुरा असिस्टेंट है। वो रोज को अपनी तरफ मिला लेता है। दरअसल रोज के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं और उसकी मदद से वो एक अलग दुनिया बनाना चाहता है, पर ख्वाबों के देवता को जब ये बात पता चलती है तो वो भी असली दुनिया में यहाँ पर पहुंच जाते हैं और अपने असिस्टेंट का खात्मा कर देते हैं। रोज यहाँ से निकल चुकी होती है लेकिन ख्वाबों के देवता उसे भी खत्म करना चाहते हैं क्योंकि उसकी वजह से असली दुनिया और सपनों की दुनिया के बीच में जो दीवार होती है वो बहुत नाजुक हो गई होती है और अगर ये दीवार टूट गई तो असली दुनिया और सपनों की दुनिया दोनों दुनियाएं खत्म हो जाएंगी। ये बात रोज को भी पता चल जाती है और अब सपनों की दुनिया में रोज से सपनों के यानी कि ख्वाबों के देवता मिलते हैं। रोज को पता है कि वो एक वॉर्टेक्स है और अगर उसे दोनों दुनियाओं को बचाना है तो उसे अपना बलिदान देना होगा, उसे ख्वाबों के देवता के हाथों मरना होगा और इसके लिए वो तैयार है। लेकिन इससे पहले कि ख्वाबों के देवता उसे मारते वहां पर वही ऑर्फनेज की हेड आ जाती है जिस ऑर्फनेज में रोज अपने भाई को ढूंढने के लिए गई थी और ऑर्फनेज की हेड उसे बताती है कि वो उसकी ग्रैंड मदर है और असली वॉर्टेक्स वो है। लेकिन जब ख्वाबों के देवता को कैद कर लिया गया तो वो कोमा में चली गई, इसी वजह से वक्त बदल गया और उसकी जगह उसकी ग्रैंड डॉटर यानी कि रोज एक वॉर्टेक्स बन गई। दरअसल ये वो वक्त होता है जिस वक्त में उसे खुद वॉर्टेक्स होना था और अब वॉर्टेक्स की शक्तियां वो रोज से ले लेती हैं और अपना सेक्रीफाइस करने से पहले वो ख्वाबों के देवता को बताती है कि जब वो सपनों की दुनिया में फंस गई थी, जब वो कोमा में चली गई थी तो वहां पर उसे कोई गोल्डन आईज वाला इंसान मिला था जिसने उसे प्रेग्नेंट किया और इसके बाद वो अपना सेक्रीफाइस करके अपनी ग्रैंड डॉटर को बचा लेती है।
ख्वाबों के देवता समझ जाते हैं कि वो किसके बारे में बात कर रही थी। उनका एक सिबलिंग होता है जिसका नाम डिजायर है, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता और ये काम उसी का है। वो मेल फीमेल किसी भी जेंडर में बदल सकता है। साथ ही उन्हें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि रोज भी कहीं ना कहीं उन्हीं की ब्लड लाइन में से एक है। और अब ख्वाबों के देवता रोज को असली दुनिया में भेजकर खुद अपने सिबलिंग डिजायर के पास पहुंच जाते हैं। इनके खानदान का एक रूल होता है कि कोई अपने खानदान में किसी को नहीं मारेगा, इसीलिए डिजायर ने चाल चली थी ताकि ख्वाबों के देवता रोज को मार दे, और वो भी उन्हीं के खानदान में से एक है, जिसका मतलब ये होता कि उन्होंने रूल को तोड़ दिया, जिसके बाद उनकी दुनिया में बहुत बड़ी आफत आ सकती थी। अब वो डिजायर के पास जाते और कहते हैं कि उनकी दुनिया से, उनके राज्य से दूर रहे, लेकिन डिजायर के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी होती है, जिसका मतलब ये है कि वो इतनी जल्दी से हार नहीं मानेगी। लेकिन फिलहाल ख्वाबों की दुनिया की जिंदगी में, उनकी दुनिया में सब कुछ ठीक हो चुका है। वो अपनी दुनिया को पहले जैसा बना देते हैं और इसी के साथ ये कहानी, ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको पसंद आई होगी।